स्टोरी शुरू होती है एक डेंजरस क्रिमिनल फ्रैंक मॉरिस से, जिसे हाई सिक्योरिटी जेल अल्काट्राज ट्रांसफर किया जा रहा होता है। ये जेल समुंदर के बीच एक आइलैंड पर बनी थी और वहां से आज तक कोई भी कैदी कभी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक का नाम जेल तोड़ने के लिए मशहूर था। वो इससे पहले भी कई जेल से एस्केप कर चुका था। फिर भी अल्काट्राज से भागना कोई आसान बात नहीं थी और ना ही किसी ने इसे सीरियसली ट्राई किया था। जैसे ही फ्रैंक वहां पहुंचा, उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली गई और फिर उसे उसकी सेल में ले जाया गया, जहां उसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग कैदी लिटमस से हुई, जो छुपके से एक छोटा सा माउस पालता था। बात करते वक्त फ्रैंक ने देखा कि एक और कैदी वुल्फ उसे जानबूझकर प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। फ्रैंक ने उसे इग्नोर किया और लिटमस से बात करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ओरिएंटेशन के लिए वार्डन के ऑफिस में बुला लिया गया। वार्डन ने सीधा वार्निंग दी कि एस्केप के बारे में सोचना भी मत। उसने कहा कि फ्रैंक जैसे बहुत लोग यहां आए और चले गए, पर कोई भी यहां से निकल नहीं पाया। इसी बात के दौरान फ्रैंक ने चुपके से वार्डन की टेबल से एक छोटा सा नेल क्लिपर उठा लिया। छोटी सी चीज थी, लेकिन फ्रैंक जानता था कि अल्काट्राज जैसी जगह पर छोटा सा टूल भी काम आ सकता है। अपनी सेल में वापस जाकर उसने क्लिपर को बाइबल के अंदर छुपा दिया। बाद में ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ फिर से फ्रैंक के पास आया और उसे तंग करने लगा। इस बार फ्रैंक ने इग्नोर नहीं किया। उसने वुल्फ को पकड़कर जोर से पीट दिया। इस फाइट के बाद जेल में फ्रैंक की थोड़ी रिस्पेक्ट बन गई और बिना वजह कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक की फेवरेट जगह बन गई। वहीं उसकी मुलाकात लाइब्रेरियन से हुई, जिसे सब इंग्लिश के नाम से जानते थे। वो भी लाइफ सेंटेंस काट रहा था। इंग्लिश ने उम्मीद छोड़ दी थी और अपना पूरा ध्यान किताबों में लगा दिया था। फ्रैंक और इंग्लिश दोनों को हिस्ट्री पढ़ना पसंद था और इसी कॉमन इंटरेस्ट से उनकी दोस्ती गहरी होती गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक नाम के एक और कैदी से हुई, जो बहुत टैलेंटेड पेंटर था और ज्यादातर टाइम पेंटिंग करता रहता था। डॉक का मानना था कि अल्काट्राज जैसी जगह किसी को भी पागल बना सकती है, लेकिन पेंटिंग उसे मेंटली स्टेबल रखती थी। उस शाम में गार्ड ने फ्रैंक को कारपेंटर का काम ऑफर किया, जिसमें 15 सेंट पर आवर मिलते थे। काम सिंपल लग रहा था, पर प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी। एक दिन जब कैदी अपनी सेल से बाहर थे, वुल्फ फिर लौट आया। इस बार उसके पास वेपन था और वो फ्रैंक पर अटैक करने वाला था। आखिरी मोमेंट पर डॉक ने फ्रैंक को वार्निंग दे दी। फ्रैंक ने अपनी जैकेट से अटैक रोक लिया। फिर वुल्फ और फ्रैंक के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। गार्ड्स ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वुल्फ ने एक गार्ड पर भी हमला कर दिया। इस वजह से दोनों को डी ब्लॉक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। सॉलिटरी मतलब अकेला बंद रहना। ये जेल के अंदर एक ऐसी जगह थी जहां कोई कैदी जाना नहीं चाहता था। फ्रैंक सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए वहां भेजा गया था और इस बात ने उसे अंदर से बहुत गुस्सा दिलाया। 2 हफ्ते तक अकेला रहने के बाद फ्रैंक को वापस जनरल एरिया में लाया गया। उसका मूड थोड़ा बेटर करने के लिए लिटमस ने अपने माउस के थ्रू एक छोटा सा वेलकम नोट भेजा। वापस आने के बाद फ्रैंक की दोस्ती अपने पड़ोसी चार्ली से भी हो गई, जो एक बड़ी रॉबरी के केस में सजा काट रहा था। चार्ली ने माना कि बॉर्डर क्रॉस करके भागने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उससे उसका क्राइम और बड़ा हो गया। अगले दिन बिना किसी को बताए वार्डन ने जेल का इंस्पेक्शन करने का फैसला किया। घूमते वक्त उसकी नजर एक कैदी की सेल में लगी अपनी ही पोर्ट्रेट पर पड़ी। पहले तो वो खुश सा लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसका मूड बदल गया और उसने ऑर्डर दे दिया कि डॉक की सारी पेंटिंग्स जेल से हटा दी जाएं। ये फैसला डॉक के लिए बहुत बड़ा झटका था। पेंटिंग ही उसकी जिंदगी का सहारा थी और वो हर एक पेंटिंग से दिल से जुड़ा हुआ था। फ्रैंक ने बार बार डॉग को शांत करने की कोशिश की। उसने समझाया कि वो सिर्फ पेंटिंग्स थी और उन्हें जेल के अंदर सर्वाइव करना है, लेकिन डॉग शॉक से बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर एक दिन काम के दौरान डॉग ने प्रोटेस्ट के तौर पर खुद ही अपनी 3 उंगलियां काट दी। गार्ड्स ने तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाई और फ्रैंक पास ही खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसी रात अपनी सेल में बैठे हुए फ्रैंक ने देखा कि उसके बेड के पास से एक कॉकरोच निकलकर आ रहा है। ये देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि शायद पेंट से कवर की गई वेंट किसी रास्ते तक जा सकती है। इसी बीच उसे पता चला कि वार्डन ने डॉग की पेंटिंग्स इसलिए हटवाई थी क्योंकि उसे अपनी पोर्ट्रेट पसंद नहीं आई थी। अगली मील के दौरान फ्रैंक की मुलाकात 2 भाइयों जॉन और क्लैरेंस से हुई, जो उसे पहले वाली जेल से जानते थे। बात करते करते टॉपिक अल्काट्राज पर आ गया। उन्होंने कहा कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, क्योंकि जेल चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। उनका मानना था कि उन्हें यहीं पूरी जिंदगी रहना होगा। लेकिन ये बात सुनकर फ्रैंक के दिमाग में एक नया ख्याल पैदा हुआ। वो हिस्ट्री बनाना चाहता था। वो अल्काट्राज से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था।
उस रात फ्रैंक ने वार्डन के ऑफिस से चुराया हुआ छोटा नेल क्लिपर निकाला और अपनी सेल की वेंट के आसपास का सीमेंट स्क्रैप करना शुरू किया। जैसे ही गार्ड के कदमों की आहट सुनाई देती, वो क्लिपर को बाइबल के अंदर छुपा देता और पढ़ने का नाटक करता ताकि किसी को शक ना हो। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। वेंट के आसपास का सीमेंट हल्का पड़ने लगा। इस बीच विजिटिंग आवर्स में इंग्लिश और चार्ली अपनी फैमिली से मिले। इंग्लिश को अपनी बेटी से बात करते वक्त अजीब सा लग रहा था। जेल में रहते रहते वो बड़ी हो गई थी और उसे उसका बचपन मिस करने का दुख था। दूसरी तरफ चार्ली को अपनी वाइफ से पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा था कि शायद उनके पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। ये खबर सुनकर चार्ली के अंदर भी एल्काट्राज से भागने की स्ट्रॉन्ग इच्छा जाग गई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर फ्रैंक ने अपना एस्केप प्लान जॉन और चार्ली को बताया। उसने समझाया कि समुद्र की नमकीन हवा और नमी ने सालों में जेल की बिल्डिंग को कमजोर कर दिया है। इसी वजह से वेंट के आसपास का सीमेंट स्क्रैप करके निकाला जा सकता है। वहां से वो लोग ओपनिंग में घुसकर प्लम्बिंग पाइप्स तक पहुंच सकते हैं और उस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी थी। अगर वो आइलैंड से बाहर आ भी गए तो समुद्र कैसे पार करेंगे? फ्रैंक ने याद दिलाया कि क्लैरेंस कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है। वो धीरे धीरे रेनकोट्स और थोड़ा रबर सीमेंट बिना शक पैदा किए चुरा सकता है। इन चीजों से फ्रैंक राफ्ट और लाइफ जैकेट्स बना सकता था। मुझ पर भरोसा करो, उसने कहा। प्लान सबको काफी इंप्रेसिव लगा। सबने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस पर आगे बढ़ेंगे। उस रात फ्रैंक फिर से अपनी सेल में सीमेंट स्क्रैप करने लगा। इस बार चार्ली अपनी सेल से नजर रख रहा था ताकि कोई गार्ड पकड़ ना ले। फ्रैंक प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन नेल क्लिपर छोटा और काफी ब्लंट था। सीमेंट तोड़ने में बहुत वक्त और मेहनत लग रही थी और हर बार उसे एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ता था। लगातार स्क्रैप करते करते फ्रैंक के हाथ बुरी तरह कट गए और दर्द होने लगा। अगली सुबह उसने अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताई। सबने माना कि अगर प्लान को आगे बढ़ाना है तो हमें एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग टूल चाहिए। तभी फ्रैंक ने अपनी स्पून को देखा और उसे जूतों से रगड़कर गंदा और पुराना दिखाने लगा। फिर उसने गार्ड को बुलाकर कंप्लेंट की कि उसकी स्पून खराब है। बाकी लोगों ने भी उसकी बात सपोर्ट की और रिप्लेसमेंट मांगी। गार्ड को कुछ भी अजीब नहीं लगा और उसने स्पून्स चेंज कर दिए। जब वो लोग स्पून्स एक्सचेंज करने फ्रंट डेस्क पर गए, तब जॉन ने गार्ड को छोटी मोटी बातों में उलझा दिया। गार्ड का ध्यान हटते ही फ्रैंक ने चुपके से एक एक्स्ट्रा स्पून अपनी पॉकेट में डाल ली। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था, इसीलिए उसने लिटमस के साथ डील की। अपने 20 दिन के डेजर्ट के बदले में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ले लीं जो उन्हें चाहिए थीं। बाद में फ्रैंक ने स्पून को पिघलाकर नेल क्लिपर और एक कॉइन के साथ जोड़ दिया और एक नया टूल बना लिया। ये टूल अकेला क्लिपर से काफी ज्यादा इफेक्टिव था। एक रात जब फ्रैंक तेजी से सीमेंट तोड़ रहा था, तब अचानक एक गार्ड वहां से गुजर गया। चार्ली टाइम पर नोटिस नहीं कर पाया। आखिरी मोमेंट पर इंग्लिश ने सिचुएशन संभाली और गार्ड को बात में उलझा दिया। तब चार्ली ने तुरंत जेल की सलाखों पर जोर से हाथ मारा, जो फ्रैंक के लिए सिग्नल था। सिग्नल सुनते ही फ्रैंक ने सब कुछ छुपा दिया। उस रात वो बच गए, लेकिन फ्रैंक समझ गया कि वो पूरी तरह चार्ली पर डिपेंड नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद फ्रैंक को पता चला कि वेंट के ग्रेट्स स्क्रूज से भी टाइट किए गए हैं। उन्हें निकालने के लिए एक और टूल चाहिए था। जब भी फ्रैंक को बाहर जाने का मौका मिलता, वो धीरे से वेंट से निकला हुआ सीमेंट इधर उधर गिरा देता ताकि किसी को शक ना हो। कारपेंटर शॉप में काम करते वक्त फ्रैंक ने छुपके से एक छोटा सा डिवाइस बना लिया। उसे मेटल डिटेक्टर के पास से निकालना सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके लिए उसने हाथ में एक पुराना रस्टी मेटल का टुकड़ा पकड़ लिया। जब डिटेक्टर ने बीप किया, उसने स्क्रैप गार्ड को दे दिया और प्रिटेंड किया कि वही वजह थी। असली टूल उसने अपने जूतों के अंदर छुपा रखा था। सेल में वापस जाकर उसने उस डिवाइस से वेंट कवर हटा दिया। उसके पीछे पाइप्स का एक नेटवर्क था, जो शायद उनका एस्केप रूट बन सकता था। अब फ्रैंक को पता था कि प्लानिंग और स्ट्रांग होनी चाहिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि रात के चेक्स के दौरान गार्ड्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए फेक हेड्स बनाए जाएंगे। सबने मिलकर सामान इकट्ठा करना शुरू किया। जॉन ने बार्बर शॉप से बाल कलेक्ट किए, चार्ली ने पेंट अरेंज किया, इंग्लिश की हेल्प से फ्रैंक ने पुराने न्यूज़पेपर्स जमा किए। सब रेडी होते ही फ्रैंक काम में लग गया। सबसे पहले उसने दीवार से निकला गीला सीमेंट न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स के साथ मिक्स करके इंसान के सिर का शेप दिया। सूखने के बाद उस पर पेंट किया जाता और असली बाल चिपकाए जाते, ताकि अंधेरे में बिल्कुल रियल लगे। प्लान को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चार्ली ने फेक वेंट कवर्स भी बना दिए, जो बिल्कुल असली जैसे दिखते थे। एस्केप वाली रात वो उन्हें ओपनिंग्स पर लगा देते ताकि किसी को मिसिंग ग्रेड्स का पता ना चले। एक शाम फ्रैंक ने अकेला ऊपर चढ़कर रूट टेस्ट करने का फैसला किया। उसने बेड पर फेक हेड रख दिया और फेक वेंट कवर भी लगा दिया। पाइप के थ्रू क्रॉल करके जब वो ऊपर पहुंचा तो आगे एक हैवी आयरन डोर मिला। वो उसे अकेला हिला नहीं पाया। इसी वक्त एक गार्ड अपनी नाइटली राउंड पर था। जब वो फ्रैंक की सेल के पास रुका तो उसे थोड़ा शक हुआ। फिर भी किसी तरह वो लोग पकड़े नहीं गए। अब सबको समझ आ गया था कि प्लान में कुछ चेंजेस जरूरी हैं। अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली ने रात की गलतियों पर बात की।
तब तक जॉन और क्लैरेंस भी अपने फेक हेड्स बना चुके थे। फिर सबने मिलकर अपडेटेड प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उस रात जॉन और चार्ली दोबारा उस आयरन डोर तक गए। मिलकर वो वापस उस तक पहुंच गए। डोर को ध्यान से देखने पर उन्हें लगा कि उसे काटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अगला दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नज़र एक पुराने फैन पर पड़ी। जैसे ही उसने फैन देखा, उसके दिमाग में आइडिया आया कि शायद इसे कटिंग टूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए उसने अपने सारे डेजर्ट पोर्शंस लिटमस को दे दिए, बदले में उसकी हेल्प ली। चार्ली ने फैन को एक इंस्ट्रूमेंट केस के अंदर छुपा दिया और बिना किसी को शक हुए क्लास से बाहर निकल गया। जैसे ही फैन फ्रैंक तक पहुंचा, वो तुरंत काम पर लग गया। उसने फैन को रीशेप करके एक यूजफुल कटिंग टूल बना दिया। बाद में सब फिर से आयरन डोर के पास गए। इस बार नए टूल की मदद से वो डोर को कट करने में सक्सेसफुल हो गए। काफी नॉइज हुई, आवाज एक गार्ड तक भी पहुंची, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और चेक करने नहीं आया। अब उनका रास्ता फाइनली क्लियर था। उन्होंने डिसाइड किया कि ट्यूसडे नाइट को वो लोग एस्केप करेंगे अल्काट्राज से, जो दुनिया की सबसे सिक्योर प्रिजन्स में से एक मानी जाती थी। लेकिन ट्यूसडे सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त फ्रैंक ने चुपचाप डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया। वार्डन ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसने रूल्स याद दिलाते हुए फूल को अपने हाथ से क्रश कर दिया। लिटमस को वार्डन का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्से में आगे बढ़ा जैसे अटैक करेगा, लेकिन अचानक उसे हार्ट अटैक आया और वो गिर गया। उसी दिन बाद में वार्डन ने अचानक फ्रैंक की सेल की तलाशी ली। उसे कुछ भी नहीं मिला, जिससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। गुस्से में उसने ऑर्डर दिया कि फ्रैंक और चार्ली अपनी सेल्स एक्सचेंज करें। इस बीच वुल्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आ चुका था और फिर से फ्रैंक पर हमला करने के मूड में था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, इंग्लिश ने बीच में आकर उसे रोक दिया। रात को फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लैरेंस ने पाइप एरिया में मिलने का प्लान किया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर चार्ली घबरा गया और बोला कि वो ये रिस्क नहीं ले सकता। बाकी 3 प्लान पर टिके रहे और चार्ली बस देखता रह गया जब उसकी फ्रीडम का चांस हाथ से निकल गया। आयरन डोर क्रॉस करने के बाद फ्रैंक और बाकी लोग रूफ पर चढ़ गए, जहां उन्हें सर्च लाइट से बचकर चलना था। तभी चार्ली ने अपना डिसीजन बदला और एस्केप करने की कोशिश की। वो जल्दी से पाइप सिस्टम से गुजरा और आयरन डोर तक पहुंचा, लेकिन अब वो अकेला था और डोर क्रॉस नहीं कर पाया। उसकी डर ने उसका मौका छीन लिया। रूफ पर फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस केयरफुली सर्च लाइट से बचते हुए प्रिजन वॉल तक पहुंच गए। उन्होंने चेक किया कि आसपास कोई नहीं है, फिर चुपचाप दीवार पार करके बाहर निकल गए। तीनों ने रोड क्रॉस की और शोर लाइन तक पहुंच गए। हर एक को पता था क्या करना है। काम लेकिन फास्ट उन्होंने अपनी राफ्ट इन्फ्लेट करनी शुरू की। मुंह से हवा भरना बहुत थकाने वाला था, लेकिन वो रुके नहीं। आखिरकार वो पानी में उतर गए और हमेशा के लिए अल्काट्राज से दूर बढ़ने लगे। अगली सुबह जब गार्ड्स ने रूटीन राउंड्स किए, सब नॉर्मल लगा। फिर उन्होंने देखा कि फ्रैंक अभी भी बेड में है। जैसे ही उन्होंने ब्लैंकेट हटाया, वो शॉक में रह गए। कुछ ऐसा हुआ था जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। जेल में न्यूज़ फैल गई कि इनमेट्स एस्केप हो गए हैं। फ्रैंक के बेड पर उसकी जगह एक फेक हेड पड़ा था। गार्ड्स ने तुरंत अलार्म बजा दिया। जल्दी ही पता चला कि 2 और प्रिजनर्स भी मिसिंग हैं। बड़ा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। बोट्स और हेलीकॉप्टर्स तक यूज किए गए। फिर भी फ्रैंक, जॉन या क्लैरेंस का कोई पता नहीं चला। कुछ ऑफिसर्स का मानना था कि वो समुद्र में डूब गए होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वार्डन जानता था कि वो बच निकले हैं। किसी ने अल्काट्राज जैसी इम्पॉसिबल प्रिजन से सक्सेसफुल एस्केप किया था। फिर भी प्रिजन की रेपुटेशन बचाने के लिए उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि तीनों मर चुके हैं। सच ये था कि बहुत कम लोगों ने इस बात पर यकीन किया। ये एक ट्रू स्टोरी है। बाद में फ्रैंक दुनिया भर में एक मास्टरमाइंड के नाम से मशहूर हुआ, जिसने प्रिजन ब्रेक किया। 1 साल तक सीक्रेट सर्च चलता रहा, लेकिन कभी कोई डेड बॉडी नहीं मिली, जो ये सजेस्ट करता है कि शायद वो जिंदा बच गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।